सेशन में हम लोगों ने सब्जेक्ट पहले ही से तय किया है, आहार चिकित्सा। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है, और आज हम लोग आहार का मतलब होता है खान पान, यानी कि खान पान से हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये क्या होता है, इस विषय पे जानेंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट था थोड़ा सा लंबा है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज पहला सेशन होगा और दूसरा सेशन इसका संडे का होगा। तो जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं आप, ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे आप लोगों के सहयोग से। सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं एक बात पूछूंगा क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि लर्निंग जब किसी चीज की होती है तो क्वेश्चन आंसर होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करने से पहले मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के इस पेज पर आज हम लोग समझेंगे आहार चिकित्सा क्या है और आहार चिकित्सा का क्यों जरूरत होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि कितने % लोग हैं या कितने % लोग ऐसे हैं जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों का मतलब हो गया एलोपैथी चिकित्सा पद्धति। आप लोग अंदाजा से बता सकते हैं, आप लोगों का फिगर हो सकता है कुछ कम या ज्यादा हो, ये मायने नहीं रखता है। एक कैलकुलेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है, कि आखिर जरूरत क्या है हम लोगों की और हम लोग कर क्या रहे हैं और अब हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी सी आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप सभी लोगों का कमेंट में देखते जा रहा हूं। तो ब्रजेश सर का निकला है वेरी रेयर। हाँ, मान सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने % लोग हैं जो एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रजेश सर ने बताया है, ब्रजेश बागा जी ने, कि बहुत कम लोग हैं, वेरी रेयर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग भी पहला क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप लोगों को क्वेश्चन याद आएगा या फिर सुनने को मिलेगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देखूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे लोग हैं या कितने % ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को इस्तेमाल करते हैं। 70% हरीश जी ने बताया है। आई सपोर्ट मोर देन 50%, कुमार संजय जी ने बताया है नहीं करते हैं। आशा रानी जी बोल रही हैं कि मैं नहीं करती हूँ। चलिए अच्छी बात है, आप नहीं करती है तो बहुत सुंदर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने % लोग हैं जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को एक्सेप्ट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने % लोग हैं जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो सहज योगी सतीश चंद्र मिश्रा जी शायद बनारस से हैं। सर नमस्कार आपको। आयुर्वेद बोलते हैं 50% लोग अपनाते होंगे। अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कुछ तो सही बोल ही रहे होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सहज योगी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बताया है 50%। तीसरा क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये पूछूंगा कि बहुत से लोग इस सेशन में जुड़ने लगे हैं, और हरीश सर का भी आंसर आया है, ब्रजेश बागा सर का भी आंसर आया है 80%, 35%। इसको शेयर करिए, क्योंकि आज का जो ये विषय है ना, एकदम लाइफ चेंजिंग होने वाला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो खाते पीते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, दवाई ही सही है। तो आज हम लोग कुछ तुलना करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लाइक करते हैं आयुर्वेद, मेरे घर में सभी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि हेम्योपैथ चिकित्सा पद्धति, ये सब इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं। हर एक घर में इस चीज से लोग क्या हैं, मतलब जागरूक हैं या इसको जानते हैं या इससे रुचि रखते हैं। तो हेम्योपैथ चिकित्सा पद्धति की जब मैं बात करता हूं तो कितने % लोग होंगे
आबादी की कि उसको इस्तेमाल करते होंगे, या उनको जरूरत नहीं पड़ता होगा तो भले ना करते हों लेकिन उसको पसंद करते होंगे, उसको सपोर्ट करते होंगे, उसको प्रोत्साहित करते होंगे। तो एक एक करके मैंने 3 सवाल आप लोगों से पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके आगे मैं कुछ ऐसा पूछने वाला हूं कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देने वाले हैं कि हेम्योपैथ से क्या आप लोग परिचय नहीं रखते हैं? आयुर्वेद ट्रीटमेंट टेकन वेरी लेस परसेंटेज, आई सपोर्ट 2 to 4%। कुमार संजय जी का ये कहना है कि 2 से 4% लोग ही इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हेम्योपैथ का क्या परसेंटेज होगा, आप सभी लोग बताइए। हेम्योपैथ कितने लोग पसंद करते होंगे? हेम्योपैथ को कितने सारे लोग पसंद करते होंगे? हेम्योपैथ पसंद करते हैं, काफी लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये 3 क्वेश्चन वेरी यस, हेम्योपैथ इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। मैं ये बस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं करने आया हूं, बस मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। लेकिन जब तक हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, कंपेरिजन नहीं हो, तुलना जब तक हम लोग नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आ जाता है। तो ब्रजेश बागा सर ने 40% बताया है, हरीश सर ने 30% बताया है। चलिए ठीक है, ये 3 चिकित्सा पद्धतियां ऐसे हैं जो लगभग लोग इससे परिचय रखते हैं, परिचित हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग प्रभावित होते हैं और लगभग लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात सही है, लगभग लोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में एक्यूप्रेशर भी आ जाता है, एक्यूपंक्चर भी आ जाता है, योग भी आ जाता है, डिटॉक्स भी आ जाता है, और भी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो हजारों की संख्या में है, जिसका नाम भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उसको उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिल पाई है कि हर एक लोग जाने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे होंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते होंगे। वेरी कॉमन इन वेस्ट बंगाल। अच्छा, सुनीता सिंघल जी हैं जो वेस्ट बंगाल से शायद हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत कॉमन है इन वेस्ट बंगाल में, वेरी कॉमन लोग हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए प्राकृतिक चिकित्सा कितने लोग यूज करते हैं? ये 4 चिकित्सा पद्धतियों का मैंने नाम रखा है क्योंकि जब भी चिकित्सा पद्धतियों का नाम आता है तो लगभग लोग इन्हीं चारों में से कोई एक न एक चुनते हैं। यस या नो? आप लोग मुझे बताइए, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है? यस, अगर हाँ तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर चिकित्सा पद्धति की जरूरत आपको या आपके घर वाले को या आपके पड़ोस को या आपके रिलेशन वाले को पड़ता है या पूरे भारत को पड़ता है, तो क्या ये चारों में से कोई एक ही चिकित्सा पद्धति को लोग यूज करते हैं या नहीं करते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में हजारों की संख्या में आ गए, एलोपैथिक, आयुर्वेद और हेम्योपैथ। क्या ये चारों में से ही कोई एक चुनना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? यस, हाँ, बहुत सारे लोगों का आंसर आया है यस। वह इसलिए क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो इन्हीं चारों चिकित्सा पद्धति में से कोई ना कोई एक चिकित्सा पद्धति होता है जिसका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं या हम करते हैं। यस, ओके। चलिए, तो अब शेयर कर दीजिए। मैं इस चारों से अलग एक हट के चिकित्सा पद्धति का नाम बताने जा रहा हूं जिसे हम लोग आहार चिकित्सा पद्धति कहते हैं, और ये एक अलग प्रकार का चिकित्सा है। क्यों चिकित्सा है, क्यों इसको चिकित्सा के रूप में हम ले सकते हैं, ये हम बताते हैं। देखिए, हम तो एक्यूप्रेशर पसंद करते हैं, घर के लोग आयुर्वेद। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत से हम लोगों ने आंकड़ा निकाले हैं, एक एलोपैथी का भी, आयुर्वेद का भी, हेम्योपैथ का भी और प्राकृतिक चिकित्सा का भी। लेकिन 100% कोई भी चिकित्सा पद्धति के लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग होंगे जो खाना खाने का काम करते हैं, खाना खाने का काम करते हैं, खाना खाने का काम करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो खाना खाने का काम करते हैं? कितने % लोग होंगे? आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं कि खाना खाना पसंद करते हैं। तो ब्रजेश सर ने लिखा है ऑल, मतलब सभी लोग खाना खाना पसंद करते हैं और खाते भी हैं।
न कि पसंद करते हैं बल्कि खाते भी हैं और अपने पूरे परिवार को खिलाते भी हैं। अगर साथी लोग पहुंच जाते हैं तो उनको भी खिलाते हैं, लेकिन सभी लोग खिलाते हैं और सभी लोग खाते भी हैं। देखिए, सभी लोगों का क्वेश्चन अब आएगा यस में और ऑल में। क्यों? क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम लोग ठीक से जी नहीं पाएंगे। ठीक ना, कुछ दिनों तक तो जी पाएंगे लेकिन हम लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आखिर हम लोगों को खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये भी एक क्वेश्चन है कि हम सभी लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने की जरूरत पड़ती क्यों है। ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो कितने लोग बताएंगे कि खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। एवरीवन को तो जरूरत है, मुझे भी मालूम चल गया। आप सभी लोगों ने मुझे आंसर दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सहयोग बना रहे। आज का जो ये लाइव सेशन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही पावरफुल। आहार ही अशुद्ध है, ओके, टू गेन एनर्जी, ओके। तो आप सभी लोगों का आंसर आने भी लगा है। तब तक जितने लोगों ने आंसर दे दिया है इसको शेयर कर दीजिए, दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, दूसरे पेज पे शेयर कर दीजिए, दूसरे अपने प्रोफाइल पे शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोगों को ये पता चले कि आज का जो आहार चिकित्सा है वो क्या है, क्यों जरूरी है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं चिकित्सा के रूप में। ठीक है, जीने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अब आ गया, एक तो हम लोगों ने आहार क्यों जरूरी है ये समझा, अभी समझा नहीं है, समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम जब बीमार पड़ते हैं तो क्यों बीमार पड़ते हैं, आखिर बीमारी की वजह क्या होती है, ये बताइए। सबसे ज्यादा आदत हो गई है, खाने की आदत नहीं हो गई है, खाने के बिना रहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे सेल डेड हो जाएंगे जब कमजोर हो जाएंगे तो, और धीरे धीरे हमारा शरीर भी मृत हो जाएगा। तो हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए, जीवन मिलने के लिए, हमारे शरीर को जीवन मिलने के लिए और हमारी जीवन को जीवन मिलने के लिए, लंबा जीवन मिलने के लिए हमें खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे शरीर को जीवन रहने के लिए, जीवन मिलने के लिए और इस जीवन को लंबी जीवन तक जीने के लिए हमें खाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक तो खाना की बात हम लोगों ने समझा थोड़ी सी। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को रखना चाहता हूं कि आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं, बीमारी का कारण क्या होता है। अगर हम बीमारी लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां से निकलता क्या है, किस कमी को दर्शाया जाता है, किस चीज की कमी को बताया जाता है। कितने लोग बता सकते हैं कि आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं, आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं। सभी लोग साइलेंट हैं। चलिए इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अधिकतर जो बीमारी पड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वह ये है, ओवर ईटिंग एंड नॉट ईटिंग द राइट सप्लीमेंट स्टफ। ओके, चलिए देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि जो आहार होता है, इस आहार में हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जितने भी विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है, ये सारे पूरे होते हैं यहाँ से। और अगर हम गलत खान पान का इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी तरह के विटामिन मिनरल्स, खनिज, लवण की कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ता है। कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अनरेगुलर ईटिंग हैबिट। तो बताइए कितने लोग ऐसे मान रहे हैं कि ये सारी जो बीमारियां होती हैं खान पान की कमी की वजह से या गलत खान पान की वजह से या अधिक खान पान की वजह से हमारे शरीर में जो विटामिन मिनरल्स की असंतुलन होता है, अनबैलेंस होता है, उसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं। आप सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस या नो? कर रहे हैं। चलिए अब आगे आते हैं टॉपिक पे। हम लोग आज का टॉपिक हम लोगों का पूरा कंप्लीट इसी बात पर चलने वाला है कि आखिर आहार चिकित्सा है क्या और आहार चिकित्सा से हम लोग किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं
और किस तरीके से आहार चिकित्सा हमारे जीवन को रोग मुक्त कर सकता है, और किस तरीके से अगर हम सही आहार लेते हैं तो हम एक कम खर्च में भी अपने आप को अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो आहार चिकित्सा कहते हैं किसको है, जैसे कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में हम जानते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति किसको कहते हैं, तो रोग से संबंधित बीमारी पर रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। बहुत सिंपल वे में हम लोग बताते आ रहे हैं, ये जान भी गए हैं। लेकिन हमारे रोग से संबंधित खान पान को खाकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, यानी खान पान के द्वारा किया जाने वाला जो चिकित्सा है, खान पान के द्वारा किया जाने वाला जो चिकित्सा पद्धति है, उस चिकित्सा पद्धति को हम लोग आहार चिकित्सा कहते हैं। वेरी सिंपल में इसका परिभाषा है, आप सभी लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको याद जरूर रखिएगा कि खान पान के माध्यम से जो इलाज होता है उस ट्रीटमेंट को हम लोग आहार ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, आहार ट्रीटमेंट, आहार थेरेपी जो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं। एक मशहूर सर रॉबर्ट मैक्फिशन है, इनका नाम है, जो कहते हैं कि जो संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के लिए जरूरत होता है, अलग अलग चीज की जरूरत होती है, और उन सब चीज को मिलाकर हम लोगों का एक संतुलन आहार होता है। तो संतुलित आहार बीमारी से बचने का सबसे बेहतर स्वास्थ्य हासिल करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उपाय का मतलब क्या होता है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो संतुलित आहार के माध्यम से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और खुद का इलाज भी कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि अगर कोई बीमारी होती है तो हम बिना दवा के कैसे उसको केवल खान पान के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के माध्यम से हमारे शरीर को क्या क्या मिलता है। तो सारे लोग जानते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत से खाने में कुछ अशुद्धियां भी चली जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गलत खान पान। गलत खान पान में बहुत से चीज आते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज का ये आंकड़ा मैं बता देता हूं, WHO का है कि भारत में 25% घरों में जरूरत के हिसाब से संतुलित भोजन नहीं खाया जाता है। 25% लोग जो बीमार पड़ रहे हैं वो संतुलित भोजन नहीं खाने की वजह से पड़ रहे हैं। ये एक पहला कारण है बीमार होने का। संतुलित भोजन में क्या क्या आते हैं, तो संतुलित भोजन में क्या क्या आते हैं इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन आज मैं खानपान में जैसे हम लोग एक्यूप्रेशर में 5 एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे हम लोग 5 एलिमेंट की बात करते हैं, उसी तरीके से और जिस तरीके से हम लोग 5 एलिमेंट में जो कलर हमें पसंद होता है उस कलर से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ना, या ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आज हम लोग खान पान के माध्यम से ट्रीटमेंट करने के लिए सिखा देंगे कि अगर किसी को रेड कलर पसंद आ रहा है तो रेड कलर में क्या क्या चीज खाएंगे तो आपकी बीमारी खत्म होने लगेगी। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है मिस मत करिएगा, छोड़ के बीच में मत चले जाइएगा, क्योंकि अधूरा रह जाएगा। और ये पार्ट 2 में है, ये 2 पार्ट में बनेगा। ये आज का वीडियो आज एक सेशन में चलेगा, दूसरा सेशन संडे को चलेगा। तो लगातार हमारे साथ आप सभी लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो जो 5 एलिमेंट के 5 कलर्स होते हैं, उस कलर्स में जो आपको कलर पसंद होते हैं, उस कलर वाले व्यक्ति को, उस पसंद के कलर वाले व्यक्ति को क्या खाना है, इस चीज के बारे में भी हम लोग आज बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग बातचीत करेंगे कि जो बहुत से खनिज होते हैं जिसको हम लोग कैल्शियम कहते हैं। बहुत से लोगों को ज्वाइंट पेन होते हैं ना, तो किसकी कमी की वजह से? विटामिन डी, कैल्शियम, तांबा, लोह तत्व यानी आयरन की कमी की वजह से होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है? खनिज होते हैं। सेलेनियम, सोडियम, जिंक, आयोडीन, ये सब क्या है? खनिज हैं। इन सब की कमी की वजह से। बात आते हैं विटामिन की, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन के, ये सब विटामिन होते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? खाने से मिलते हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे चीज जो होते हैं हमें खाने से मिलते हैं। अब आप खुद सपोज करिए कि अगर हमारे अंदर में किसी भी तरीके के विटामिन की कमी हो रही है तो इसका जड़ क्या है? निश्चित रूप से उस विटामिन से मिलने वाला, उस विटामिन जैसे हमारे शरीर को मिलने वाली उस विटामिन के जो स्रोत हैं, यानी कि भोजन, खान पान, उससे हम लोग दूर रहे हैं, यस या नो? जिस तरीके से अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी हो जाती है, किस विटामिन की? विटामिन के की कमी हो जाती है और विटामिन के की कमी जब हो जाएगी तो विटामिन के की कमी से होने वाली जो समस्या होती है, तो आपको क्या लगता है कि विटामिन के की कमी से होने वाली जो समस्या होगी उसे अगर हम दूर करना चाहें तो विटामिन के को पूरा करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस या नो? आप लोग बताइए। और अगर विटामिन के को पूरा करके हम कर सकते हैं तो हमें क्या करना होगा कि विटामिन के मिलने वाले जो विटामिन के स्रोत होते हैं, यानी खान पान होते हैं, उस खान पान के भोजन को हमें अपनाना होगा। और अगर हम ये अपना लें तो हमारे विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। सपोज करिए कि बहुत से लोगों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हम लोग इसके सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट यानी दवाई लेते हैं। तो क्या लगता है कि वो दवाई लेने से हम स्वस्थ हो जाएंगे या फिर हम सिर्फ उसी दवाइयों पर निर्भर रहेंगे तो क्या स्वस्थ हो जाएंगे? कुछ समय के लिए, क्योंकि हम उससे उसका जो स्रोत है विटामिन सी का, विटामिन डी का, कैल्शियम का, इसके स्रोत को तो हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एक होता है कृत्रिम वर्क, कृत्रिम काम। जैसे हम लोगों को पानी की जरूरत होती है तो हम लोग कहीं से 1-2 गिलास, 1-2 लोटा, 1-2 जग से खरीद कर ले आके काम चला लेते, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना। हमें पानी के स्रोत तक जाना होगा, तब जाके खत्म होगा। यानी जो विटामिन, कैल्शियम हमारे शरीर की जरूरत है उसे अपने खान पान में हमें शामिल करना होगा, तो ये लॉन्ग लाइफ का ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं तो मालूम चलेगा कि जब तक हम दवाई खा रहे थे तब तक उसका सपोर्ट हमें मिल रहा था, और जैसे ही हमने इसका खान पान का तरीके से जैसे ही हम इसको खाना छोड़ा फिर हम उसी तरीके से हो गए। तो हमें जड़ से अगर खत्म करना है तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा विटामिन मिनरल्स के लिए, या फिर हमें खाने में उसको परमानेंट रूप से लेना पड़ेगा, है ना? ये तरीका है खान पान का। तो खान पान में हम कैसे क्या क्या डाल सकते हैं कि हम एक रिच आहार को ले सकें, एकदम संतुलित आहार को ले सकें, किसी भी तरीके की कमी ना हो, हमारे बहुत तरह की जो बीमारियों के लक्षण हैं वो सारे लक्षण ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होने लगे और हम एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ने लगे। इसके लिए संतुलित आहार को समझना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार में क्या आता है, नोट करिए। संतुलित आहार में आता क्या है? तो संतुलित आहार में सारे मिनरल्स, विटामिन आते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरत हो। हमारे ऑर्गन्स अलग अलग है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, यूरिन ब्लैडर है, गोल ब्लैडर है, स्प्लीन है, तो सारे के लिए अलग अलग जरूरत पड़ते हैं। हमारे आंखों के लिए अलग पड़ते हैं, बालों के लिए अलग पड़ते हैं, स्किन के लिए अलग पड़ते हैं, हमारे मेमोरी के लिए अलग चीज का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे चीज, हमारे दिल के लिए अलग विटामिन की जरूरत होती है। तो ये सारे ऑर्गन्स अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन सब को मिलने वाले जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया है इन सबको हमें अपने आहार में यानी खान पान में इस्तेमाल करना होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि डेली का रूटीन बना हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक का वही खाना पर डे यूज करते हैं, तो कभी भी हम एक ही तरीके के खाना खाकर सब तरह के विटामिन मिनरल्स को यूज नहीं ले सकते हैं, यूज में नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को इन सब चीजों से भोजन करना होगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खानों में कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। आज के समय में हम लोग संतुलित भोजन अगर करें तो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट हम लोग संतुलित भोजन तो नहीं ही कर पा रहे हैं। उसके अपोजिट में
हम लोग अपने खान पान में कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर दे रहे हैं जो हमारे शरीर के पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड, इसको अल्कलाइन और एसिड, दो वर्ड ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अम्लीय और क्षारीयों को अनबैलेंस कर देता है और शरीर के पीएच वैल्यू को नीचे की तरफ लेके चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पीएच वैल्यू हो वो ठीक नहीं हो पाता है। शरीर में क्षारीय और अम्लीय का जो अनुपात होता है, क्षार और अम्ल, यानी कि अम्ल का मतलब क्या हुआ बताइए आप लोग। एक होता है एसिड। आज के डेट में इतने ज्यादा एसिड खाना हम लोग खा रहे हैं कि शरीर में एसिड की संख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ एक एसिड को अगर हम लोग बैलेंस कर लें, एसिड को बैलेंस कर लें, आहार संतुलन में ये भी आता है कि हम दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो अपने जीवन में, अपने खान पान में जो एसिड की मात्रा बढ़ाए हुए हैं उसकी वजह से क्या क्या समस्या आने वाली है, मैं उसका लिस्ट अभी बताने जा रहा हूं और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतना हो सकता है। आप लोग कमेंट करिएगा अभी मुझे कि मैं जो नाम बताने जा रहा हूं उसमें से आपको किस किस तरीके की समस्या आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये चीज पता करने के बाद में आपको मालूम चलेगा कि ये हमारे शरीर में जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, इसकी जब बढ़ोतरी हो जाती है शरीर में तो इसकी वजह से हमारे को इस तरीके की समस्या स्टार्टिंग होना शुरू हो जाता है और हम इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अम्ल बनने वाले भोजन, जो हमारा भोजन होता है ना, भोजन, उच्च वसा, म्यूकस बनने वाले भोजन और विषैले भोज्य पदार्थ के अवशेष के परिणाम स्वरूप जब शरीर बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है तो बीमारी और संक्रमण प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। ये अम्ल का एक गुण है, ठीक है। ये मैंने बहुत ही खोज के आप लोगों के लिए निकाला है और 25 से 75% जो अम्ल होते हैं, क्षारीय और अम्ल, ये दोनों का जो रेशियो होता है 25 और 75% का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। 25% क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, लेकिन एसिड जो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत समस्या आने लगते हैं, ठीक है। एक विशेषज्ञ हैं जो द जर्नल ऑफ लॉन्जिविटी के हैं, जो स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए हमारे लिए अम्ल बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बहुत अधिक अम्ल जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है। संतुलित आहार में अम्ल और क्षारीय का अनुपात होना, ठीक है ना, इसका बहुत जरूरी होता है क्योंकि एसिड और अल्कलाइन का जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक हमारा जो संतुलित आहार है वो ठीक नहीं हो पाएगा। संतुलित आहार में जो भी खाने के लिए हम परोसते हैं उसमें हमें यह देखना होगा कि इसमें इन दोनों का अनुपात जो है वो 25% और 75% के आसपास हो, तभी जाकर हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है समझ में, मेरी भाषा समझ में आ रही है? एक बार जरा सा मुझे आप लोग कमेंट करेंगे, देखूंगा मैं कि क्या सही समझ में आ रहा है या आवाज किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक आया है आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है सभी लोगों को? ओके। तो अम्ल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। नेचुरल हेल्थ स्कूल, नेचुरल हेल्थ स्कूल का एक कोटेशन है जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा कि अम्ल की अधिकता पूरे शारीरिक तंत्र को कमजोर कर देती है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि संतुलित आहार की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को इस चीज की बात याद रखना होगा कि अम्ल की जो रेसिपी होना चाहिए या रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। और हमारे जीवन में जो हम लोग आज खान पान कर रहे हैं उसमें अम्ल जो है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो एसिड चीज को हम लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि हम लोग इसको कैसे कम कर सकते हैं। आज के डेट में मैं एक अभी उदाहरण देने जा रहा हूं, बहुत से नाम बताऊंगा, इसमें से बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है और ये समस्या सिर्फ इसलिए आ रही है
कि हमारे संतुलित आहार में एसिड का मात्रा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सिर्फ एसिड की मात्रा स्लो है साउंड, आवाज कम है मेरे यहां से तो आवाज तेज है और नजदीक आ जाता हूं मैं, हो सकता है। चलिए, तो संतुलित आहार में अम्ल का जो रेशियो है अगर वो ज्यादा हुआ तो निश्चित रूप से आपका जो संतुलित भोजन है वो संतुलित ना होकर असंतुलित हो जाएगा और तब जाके हमारे शरीर में बीमारियों का एक बहुत बड़ा लिस्ट बनने लगेगा। उनका मैं नाम आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। आप किस बीमारी से अभी पीड़ित हैं या आपके अंदर में किस तरीके की बीमारी अभी उसके लक्षण आ रहे हैं आप बताइएगा। और निश्चित रूप से ये सारे बीमारी कहीं न कहीं हमारे घर में जो इंटर किया है, आप घर का मतलब आपके शरीर में, उसमें अम्ल का बहुत बड़ा रोल है। आपको मैं आज एक ऐसा रेसिपी बताऊंगा संतुलित भोजन का कि अगर आप उसको करते हैं तो आज है बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि और संडे, 3 दिन के बाद आपके बीमारी में परिवर्तन आएगा, सिर्फ 3 दिन में, ठीक है। लेकिन इसको हम कंटिन्यू अगर कर दें तो हमारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। किस किस बीमारी में ये काम करेगा ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इस चीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों में से पूछ रहा हूं आपके परिवार से, ठीक है, आपके परिवार में या आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरीके के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो ये लक्षण जो है ना, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, प्लीज टॉक अबाउट दिस। सर बताएंगे, संजय सर थोड़ा सा रुक जाइए, बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जड़ क्या है, हम हमेशा उसके फल को समझते हैं। डायबिटीज के लिए मैं अभी बताने जा रहा हूं, बस 2 मिनट के बाद आप उसको करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसमें आपको आराम मिलेगा। संडे को पार्ट 2 होगा, रोग वाइज रोज हम लोग रोग बाई रोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा इसके फॉर्मूला को समझ लेते हैं ताकि हमारे जीवन में जब फॉर्मूला को यूज करते हैं तो ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे एक होता है अस्थायी थकान या ऊर्जा की कमी, एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये 1 नंबर की बात है। दूसरे नंबर की बात है जल्दी बुढ़ापा आना। सर बुढ़ापा आने का मतलब क्या है कि अगर मैं 40 बरस का हूं और मेरी अंदर में एनर्जी 60-65 साल की तरह आ गया है तो इसको बोलते हैं हम लोग जल्दी बुढ़ापा आना, ठीक है। विटामिन डी की डिफिशियंसी चलिए, ठीक है। जोड़ों में कड़ापन आना, देखिए जोड़ों में कड़ापन आना, मांसपेशियों में तकलीफ होना, आसानी से तनाव में आना। देखिए फिजिकल, मेंटली और फिजिकल, यानी फिजिकल का मतलब हो गया शारीरिक रूप से, और मेंटल का मतलब हो गया मानसिक रूप से। ये 2 तरह की बीमारी होते हैं और दोनों तरह की बीमारियों में अम्लता का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं आप लोगों को इन सब चीजों से आज परिचय करा रहा हूं। सिर दर्द और आलस्य, सिर में दर्द होना, आलस्य होना, ठीक है। चेहरे पर पीलापन आना, पलकों और कर्णियों में जलन होना, आंखों में जलन होना, शरीर के लिए हितकर मूल्य तत्वों का शरण, यादाश्त खोना, नींद आने में परेशानी होना, दिमाग का सही काम नहीं करना, असामान्य रूप से वजन बढ़ना, अचानक से घटना, मोटापा या मधुमेह, सेक्स में रुचि खत्म हो जाना, मवाद नहीं निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाना, उत्साह यानी एक्साइटमेंट, जोश खत्म होना और हताशावादी प्राकृतिक होना, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे भूख, धीमी गति से पाचन होना, सीने में जलन, गैस की परेशानी, मतली, उल्टी, कब्ज और बात रोग, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोनल संबंधी बीमारी, बार बार संक्रमण या एलर्जी होना, सांस लेने में समस्या, मुंह और पेट का अल्सर होना, दांत ढीले या उनमें दर्द होना, मसूड़े में सूजन और जरा से ठंड और गर्मी में चुभन सा होना या होठों का फटना, त्वचा में खिंचाव या सूखापन या रूखापन, बेजान और 2 मुंह बाल होना, आसानी से झड़ना, नाखूनों में दरार पड़ जाना, फटने लगता है ना, नाखूनों में दरार पड़ जाना, पतलापन होना,
एड़ियों का फटना, दिल के धड़कने और खून के दौरों में गड़बड़ाहट, पथरी और अन्य मूत्र संबंधित बीमारी। ये जो समस्या बताई गई है इसमें से मैक्सिमम जितने भी लोगों को समस्या होती होंगे, कम से कम ये सारे के सारे समस्या एक प्रकार का रोग का लक्षण हो जाते हैं, बाद में जाकर रोग बन जाते हैं और बार बार हम लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं कि ये सब बीमारी का लक्षण है, बीमारी नहीं होते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारा जो खान पान है उसमें अम्ल का जो होता है रेशियो वो ज्यादा बढ़ जाता है। अम्ल का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एसिड खाना हम लोग खा रहे हैं, इस खाने को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी आज हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन 2 तरह की बीमारियों के बारे में भी आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, रोग होने की वजह को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक रोग को जड़ से खत्म कैसे किया जाए इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, ये सब चीज को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। मोटापा हो, कब्ज हो, ये सारे जो बीमारी हैं वो बीमारी का जड़ नहीं है, बीमारी का ये लक्षण है। इन लक्षणों को ठीक करने के लिए आज हम लोग ये समझना बहुत जरूरी है कि अम्ल की वजह से ये सब जो परेशानी हम लोगों को आता है ये कैसे ठीक होगा। तो देखिए, एक होते हैं शुरुआती लक्षण, स्टार्टिंग पीरियड के लक्षण। मैं हमेशा बताता हूं कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना है हमें। तो कैसे रोकेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि शुरुआती बीमारी क्या है। जब तक हम शुरुआती बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शुरुआती बीमारी का लक्षण क्या होता है, और फिर मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं। मैच करिएगा कि किन लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो शुरुआती बीमारी चेहरे पर होता है वो मुहासे का होता है। ठीक है, मुहासे ये भी जो होता है शुरुआती बीमारी होता है, और ये एक लक्षण होता है दूसरी तरीके की अनबैलेंस शो करने का। ज्यादा हिलना डोलना, व्यर्थ काम, भय रहना और हमेशा सिर दर्द होना, ये भी एक शुरुआती बीमारी का लक्षण है। मांसपेशियों जोड़ों में दर्द रहना, हाथ पैर ठंडे होना, जैसे हमारे हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं, ये भी ठंडा रहना भी हमारे शरीर का एक लक्षण है, शुरुआती लक्षण है बीमार होने का। चक्कर आना या फिर ऊर्जा की कमी होना। चक्कर आने का मतलब ये नहीं कि चलते चलते गिर जाए, कभी बैठे बैठे उठे तो थोड़े समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हमें लगे कि चक्कर जैसा आ गया है, अंधेरा छा रहा है, इस तरीके का। ठीक है ना। मासिक धर्म की चिंता या अवसाद या संकुचन या उससे होने वाली समस्या, ये भी एक शुरुआती बीमारी का। अजीब स्वाद, पेट फूलना, सीने में जलन, डायरिया, खान पान से एलर्जी होना या कब्ज, ये भी शुरुआती बीमारी का निशानी है। गर्म और तेज गंध वाला, स्मेल वाला मूत्र। ठीक है, मूत्र मतलब यूरिन। दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना, जीभ के ऊपर सफेद परत चढ़ने लगना, जो जीभ होता है उस पर कोटिंग हो जाता है व्हाइट कलर का। सुबह जगने में समस्या होना, कफ जमना, जुकाम होना, ये सब जो लक्षण हैं, इसके पहले भी मैंने बताया था, उसमें से ये शुरुआती लक्षण होते हैं। ठीक है, और जो मिडिल क्लास के लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए, मुंह का सूखना या सूखा हुआ फोड़ा, चर्म रोग जिसको बोलते हैं, हार्फिज 1 नंबर का या 2 नंबर का, अवसाद, बहुत प्रकार का डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर याददाश्त की समस्या, हम लोग किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उसके लिए एकाग्र न रहना, अनिद्रा और माइग्रेन, ये मिडिल क्लास की बीमारी में आ जाती है। इसको हम लोग सेकेंड स्टेज की बीमारी कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको लक्षण अभी मैंने इसके पहले बताया। ठीक है, गंध, स्वाद, दृष्टि और सुनने में अवरोध, यानी किसी भी तरीके की समस्या। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, साइनस या हे फीवर, ये सारे। बैक्टीरिया और फंगस संक्रमण, गैस की समस्या, बड़ी आंत में किसी भी तरीके के सूजन या फिर पाइल्स। मूत्र संबंधित संक्रमण, बालों का अधिक गिरना, चर्म रोग, जब बाल गिरने लगते हैं बहुत ज्यादा तो समझिए कि ये सेकेंड स्टेज का बीमारी है, फर्स्ट स्टेज का नहीं है। हाथ पैर में सुनपन होना या चुभन होना, शौच के स्थान पर झिल्ली में सूजन आना या हकलाना, ये सब मिडिल क्लास के लक्षण होते हैं। इन सब चीजों को हम लोगों को समझना होगा। इन सब तरीके की बीमारी आ रही हैं तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि अब हमें आहार में
कुछ परिवर्तन करना होगा। और उस परिवर्तन को कैसे करेंगे? हमें अपने खान पान में संतुलित भोजन लेना होगा। संतुलित भोजन कैसे ले सकते हैं? संतुलित भोजन में वो सारे विटामिन मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होने चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। इसका एक चार्ट होता है, लेकिन हर एक लोगों का एक जैसा चार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक लोगों का जो एज होता है, इम्यून सिस्टम होता है, पसंद होता है, नापसंद होता है, स्वाद होता है, टेस्ट होता है, अलग होता है। तो उसके हिसाब से हम अपने डाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पहले के समय में लोगों के अंदर में इतने अम्लीय यानी एसिड भोजन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि अभी का समय जो पॉल्यूशन का है, हम लोग कुछ भी खाएंगे पिएंगे, हवा में सांस लेंगे, इसमें अशुद्ध बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, खाद्य का मात्रा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो खाना बनाने का हम लोग का प्रक्रिया है बहुत ज्यादा, हम लोग उसको क्या करते हैं, आग पर गरम करते हैं, सिंझा देते हैं, उसको बहुत ज्यादा पका देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की विटामिन मिनरल सारा जल जाता है, खराब हो जाता है और उसमें अम्ल बढ़ने लगता है। पहले के समय में लोग कच्चा खाना ज्यादा पसंद करते थे और अब बहुत ज्यादा पका के खाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अल्कलाइन चीज होती हैं, अल्कलाइन और एसिड दो चीज होता है। तो अल्कलाइन चीज जो होता है वो हरी साग सब्जियों में होता है। देखिए, नोट करिए, आज मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आने वाले भी जितने भी बीमारियों का नाम मैंने लिया है उन सब पे। शुगर वाले सर सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आपने पूछा था ना शुगर के लिए बताइए, तो मैं आपको शुगर के लिए स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं। और सिर्फ शुगर के लिए ही नहीं, सारे चीज के लिए बताने जा रहा हूं, ठीक है। हम लोगों को अपने खान पान में क्या चीज को यूज करना चाहिए? खान पान जीवन का एक मुख्य स्रोत है, अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं? जितने भी लोग बीमार हैं, आप पहले सोचिए कि आपकी बीमारी का कारण क्या है और क्या हम दवाइयां लेकर स्वस्थ हो पा रहे हैं? नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। आपकी दवाइयां हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, उसके डोज बढ़ते चले जाएंगे, उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो फिर हम दवा क्यों ले रहे हैं? कुछ डाइजेशन नहीं होता, सब कुछ डाइजेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन समय लगेगा। आपने जो अपने डाइजेशन को बर्बाद किया है ना, उसे हमें फिर से धीरे धीरे ठीक करना होगा। और कैसे ठीक करेंगे? हमें अपने जीवन में, अपने खान पान में, दिनचर्या में एल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाना होगा और एसिड की मात्रा को घटाना होगा। जब इन दोनों का रेशियो 25 और 75 का हो जाएगा तो हमारा शरीर सब कुछ ठीक ठाक समझने लगेगा, करने लगेगा, ठीक है। तो अल्कलाइन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हरी साग सब्जियों में होता है। और हरी साग सब्जियों को हम लोग खाना जब बनाते हैं तो उबाल उबाल के उसके अंदर की एल्कलाइन को खत्म कर देते हैं, ठीक है। जब तक हमारा शरीर में एल्कलाइन की मात्रा बैलेंस नहीं रहेगा तब तक हमारे शरीर का पीएच वैल्यू भी बैलेंस नहीं रहेगा। और पीएच वैल्यू नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या रहेगा? कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? जरा सा आप लोग मुझे बताइए कि अगर पीएच वैल्यू ठीक से वर्क नहीं करेगा, शरीर में अल्कलाइन लेवल लो रहेगा, तो हमारा जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, क्या वो हाई रहेगा या लो रहेगा? हाई रहेगा या लो रहेगा? आप लोग बताइए मुझे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को उबाल कर, पका कर खाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से अगर आप सभी लोग इसको नियमित रूप से करते हैं, 3 दिन तक करने के बाद में आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि आपके अंदर में होने वाले लक्षण में क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, कम हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ये तुरंत काम करता है, ठीक है। और इसको लेने का तरीका होता है। अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में एक अच्छा आहार लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ना, आप सभी लोग, कि आहार में फल फ्रूट ये वो जब ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा और फिर हमारा आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगा, फिर हम संभल नहीं पाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं होने वाला। आपका जितना बजट है उतना ही बजट में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और हमें भागदौड़ की जिंदगी में स्वस्थ रहना है। पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं लेना है। आप अपने बजट में कैसे ठीक रहेंगे? सबसे पहले हमें
हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो हरी सब्जी भी आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है, कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे उसको। खाने में साग सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा, तो जाके हमारे शरीर में ये सब यूज कर पाएंगे। एक लिस्ट बनाइए आप अपने शरीर में। मुझे मालूम है कि अगर आप करेंगे, होमवर्क आप अगर ये करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 15 दिन के बाद आपका शरीर का स्वास्थ्य कुछ और होगा। ठीक है, करना क्या है, आप लिस्ट बनाइए और याद करिए कि आपका हर एक महीने में दवाइयों का खर्च कितना बैठता है। ठीक है, और पिछले कितने दिनों से आप खर्चा करते आ रहे हैं। ये पहला काम है। दूसरा काम मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सारे लोग भोजन करते हैं। आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भोजन नहीं कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाने में बिना मतलब का चीज ज्यादा हो गया है, जिससे मतलब है आपके शरीर को वो चीज कम हो गया है। तो उसका लिस्ट बनाना है हमें। पैकेट बंद भोजन को बिल्कुल अपने शरीर में इंटर नहीं करने देना है, और वो कॉस्टली होते हैं, थोड़ा सा मिलते हैं, ज्यादा पैसे उसमें लगते हैं। उसके जगह पे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने घर में कुछ फ्रूट्स लेकर आएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, सुबह का जो हम लोग नाश्ता करते हैं उस नाश्ते को बंद करके उस नाश्ते के जगह पर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल जूस को यूज करना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हम लोग ग्रीन वेजिटेबल जूस बनाकर लेना शुरू करेंगे, 3 दिन में इसका असर समझ में आएगा। शुक्र, शनिचर और इतवार, 3 दिन, संडे, सैटरडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जब आप इसका यूज करेंगे, और मैं आप लोगों से फिर पूछूंगा तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ये जो मैंने आपको रेसिपी बताया था, इन रेसिपी से आपको किसी तरीके का लाभ मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल जिसको हम लोग उबाल के खाते हैं, हमें उबाल के नहीं खाना है। हम लोग कच्चा खाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सलाद के रूप में। तो उस सलाद वाले खीरा ककड़ी को हमें जूस के रूप में परिवर्तन कर देना है। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं हो तो वेजिटेबल जूस बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। कुछ भी आपके घर में हो, आपके घर में अगर खीरा हो तो उस खीरे का जूस बना के पीना है आपको क्या लेना है, लिक्विड में लेना है। हमारा शरीर जो है ना 70% भाग लिक्विड का है और 30% जो है सॉलिड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, खाने में हमेशा सॉलिड चीज लेते हैं। यस या नो, आप सब बताइए। खाने का अपोजिट हमने कर दिया है। जो लिक्विड 70% होना चाहिए था वो लिक्विड की जगह पर उसको सॉलिड कर दिया है हम लोगों ने, और 30% सॉलिड होना चाहिए था तो उसको हम लोग क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया है, या इससे भी कम कर दिया है। तो जो 70 और 30 का जो रेशियो है ये भी हम लोगों का खत्म होते चला जाता है। तो हमें अभी अपने लिए सुबह का जो सुबह का नाश्ता हम लोग करते हैं उसको बंद करके, और उस नाश्ते में जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में खाते होंगे सुबह का नाश्ता, उस खर्च के लिए उस खर्च को हटाकर हम ग्रीन वेजिटेबल जूस में खर्च करेंगे। और आपको डेली 2 गिलास ग्रीन वेजिटेबल जूस सुबह सुबह लेना है नाश्ते के समय, और फिर लंच डिनर जो आप करते हैं उसको लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ग्रीन वेजिटेबल जूस 3 दिन लेंगे तो आपके शरीर में चमत्कार की तरह बेनिफिट मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। रेनी सीजन में ग्रीन जूस से ही है क्या, क्यों नहीं है, रेनी सीजन ही नहीं, 12 महीने आप इसको ले सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है। और ग्रीन जूस लेना एक बहुत ही अच्छा आहार माना जाता है, सॉलिड आहार होता है। सॉलिड मतलब ये नहीं है कि ठोस आहार, जिसको बोलते हैं ना सॉलिड वेजिटेबल। ग्रीन जूस में हमें मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं जो हमारे शरीर के सारे तरीके की समस्याओं को खत्म कर देते हैं। एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं, एनीमिया वाले पेशेंट लोग आयरन की गोली खाते हैं। 15 दिन में आपकी आयरन की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ब्लड का मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं, एसिडिटी के लिए डेली दवाई खाते हैं। 10-15 रुपए का दवाई तो एक दिन में खा ही जाते होंगे। इतना में आप 2 गिलास जूस बना के आराम से पी सकते हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारा आराम मिलने लगे। बहुत से लोग ज्वाइंट पेन की समस्या से परेशान होते हैं, तो ज्वाइंट पेन वाले मरीज भी आप समझ लीजिए कि आप अगर ग्रीन जूस अपने जीवन में ऐड कर लेते हैं तो सिर्फ एक ग्रीन जूस ऐसा एक आपका आहार है कि अगर डेली आप 2 गिलास से 3 गिलास ले लेते हैं तो आप 3 महीने के बाद में आपका शरीर का मैक्सिमम दर्द खत्म हो जाएगा, और जो बचा हुआ दर्द है वो फिर आगे के 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो ग्रीन वेजिटेबल जूस जो होते हैं ना, इससे अच्छा इस धरती पर कुछ भी आहार नहीं है। कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो अभी मैं इससे महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी आप लोगों को बताऊंगा अलग तरीके से। लेकिन आज का जो मैंने आप लोगों को केवल आहार पे विश्वास करने के लिए, आहार ट्रीटमेंट हमारे शरीर के सब रोग को ठीक कर सकता है, इसके लिए आज मैंने एक फर्स्ट स्टेप बताया है। हमारे शरीर को ठीक करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि हमारे शरीर में 25% एसिड और 75% अल्कलाइन होना चाहिए। अगर ये इस रेशियो को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, इस रेशियो को हम लोग अपने शरीर के लिए नियमित रूप से करते जाते हैं, तो हमारे शरीर के जो बीमारी हैं अभी वो खत्म हो जाएंगे, और नहीं है तो फिर दोबारा कभी आएगा भी नहीं, यानी हम स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है, इससे पुराने से पुराने बीमारी खत्म हो जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ते हैं। किसी भी तरीके की अगर कुछ ट्यूमर वगैरह होता है कहीं कहीं, वो सब खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये हमारे सेल विल दिस वीडियो वी अवेलेबल आफ्टर दिस मीटिंग। सर बिल्कुल, आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो एल्कलाइन और एसिड को बैलेंस करने का तरीका मैं आप लोगों को आज बता के जा रहा हूं। जैसे ही ये हम बैलेंस करेंगे, हमारे शरीर के सारे मिनरल्स, विटामिन, खनिज, लवण, फैटी एसिड सब कुछ बैलेंस होता चला जाएगा, और उसके बाद से हम लोग स्वस्थ होने लगेंगे। 3 दिन आप लोगों को अपने घर में किसी भी तरीके के ग्रीन जूस बनाकर लेना है, और बहुत सॉलिड है। सुबह का नाश्ता बंद कर देना है। कैसे बंद कर देना है? बिल्कुल बनाना ही नहीं है, सारे परिवार के साथ आप पीजिए। पूरे परिवार 3 दिन का जूस ट्रीटमेंट पर चले जाइए। पूरे परिवार के लोगों को 3 दिन का जूस ट्रीटमेंट करना है, 3 डेज जूस ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसका बेनिफिट आप लोग मुझे संडे के लाइव सेशन में आके मुझे बताएंगे क्या मिला है, लिख कर रखेंगे, उसका फोटो खींचकर आप डालिएगा। आप 3 दिन का लाइव सेशन में 3 दिन का ट्रीटमेंट में आपको जो बेनिफिट मिलेगा लाइव सेशन में लिख के डालिएगा। दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि 3 दिन में इतना फायदा मिला है। ठीक है, अभी हमको करना क्या है सुबह का नाश्ता जब बंद कर देंगे तो आप अपने घर में एक छोटा सा रेसिपी बता देता हूं। हालांकि इसकी बहुत बड़ी डिटेल है मेरे पास, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा धीरे धीरे करके, क्योंकि एक बार में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको यूज करें कि इसको यूज करें। तो एक छोटा सा यूज कर लेते हैं। अभी सेव का समय चल रहा है, सेव, फल में सेव। ठीक है, जूस में क्या क्या डालना है हाँ मैं बता रहा हूं सर, आप ही के लिए बता रहा हूं, खास करके मैं आपके लिए बता रहा हूं, लेकिन ये सब लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, देखिए अभी सेव का सीजन चल रहा है, तो एक सेव लेंगे, और एक व्यक्ति के लिए मैं जूस बता रहा हूं। अब जितने लोग आपके घर में होंगे उसके हिसाब से आप ऐड करते चले जाएंगे। एक व्यक्ति के लिए 200 ग्राम का एक खीरा होना चाहिए। खीरा सभी लोग समझते हैं, यस, नोट करिए, जरा सा नोट करिए, खीरा 100 ग्राम से 200 ग्राम का होना चाहिए। 100 ग्राम मिनिमम होना चाहिए और 200 ग्राम मैक्सिमम आप ले सकते हैं। 200 ग्राम 100 ग्राम चुकंदर सभी लोग जानते होंगे। चुकंदर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बता रहा हूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। चुकंदर। दूसरे नंबर पर अगर छोटा सेव है 50 ग्राम का है तो एक 50 ग्राम का सेव एक ले लीजिएगा। अगर 100-150 ग्राम का है तो उसको आधा भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास खर्च करने के लिए है एक सेव तो एक सेव ले लीजिएगा। ठीक है, बीटरूट, वेरी गुड। तो एक सेव, एक खीरा, एसिड वाले को किस चीज का मैं उसी के लिए बता रहा हूं। ये ऐसा कॉमन जूस है जो आपके शरीर के एल्कलाइन को बैलेंस करेगा, और एल्कलाइन जैसे ही बैलेंस हो जाएगा आपके शरीर तुरंत रीस्टार्ट हो जाएगा, तुरंत से रीस्टार्ट हो जाएगा, आपकी सारी बीमारियों पे काम करेगा। ठीक है, ज्वाइंट पेन हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, कब्ज हो, किसी तरीके का शरीर में क्या दाग धब्बे निकलने लगे हों, पिंपल्स निकलने लगे हैं, बाल झड़ने की समस्या हो, पेशाब में किसी तरीके की दिक्कत हो, यूरिन से इन्फेक्शन हो, हर एक चीज में काम करेगा ये। ठीक है, तो 3 चीज मैंने बता दिया है, 2 चीज और बताने जा रहा हूँ, नींबू और अदरक, और एक चीज और लहसुन। जो लोग इनमें से नहीं खाते हैं या उसके सेवन नहीं करते हैं उसको स्किप कर देंगे। बाकी चीज को लेकर या तो जूसर में जूस निकाल लेंगे, या तो मिक्सी में उसको पीस कर और उसको गार लेंगे। ये 2 तरीके हैं जूस बनाने के। आपको 2 गिलास जूस पीने हैं। ठीक है, 2 गिलास यानी 250-250 ग्राम के 2 गिलास, 500 ml। 3 दिन का ये जूस थेरेपी चलेगा। अगर ये 3 दिन का जूस थेरेपी आप लोगों ने किया तो आपको ये 3 दिनों में लगेगा
कि हमने बहुत अच्छा डाइट प्लान किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सुबह का नाश्ता हमेशा बंद करना होगा 3 दिन तक। उसके बाद में आप चाहें हाउ मच नींबू एंड अदरक, अदरक थोड़ा सा ले सकते हैं। नींबू लेने से पहले एक सावधानी, नींबू में जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, या फिर ये कहिए कि जो मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काम आते हैं, वो उसके छिलके के ऊपर होते हैं। रस में तो होता ही है, उसके छिलके में होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। एक आदमी के लिए इतना बड़ा अगर एक नींबू हो तो उसको, अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद हो तो आधा भी ले सकते हैं, या फिर 4 भाग में 1 भाग ले सकते हैं। ठीक है। यूरिक एसिड में भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल। ज्वाइंट पेन में मैंने अभी बताया था आपको, यूरिक एसिड हो, आर फैक्टर हो, एसो टीटर हो, या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस वाले मरीज भी बहुत शौक से ले सकते हैं। और बल्कि 1 गिलास ज्यादा लीजिए, आपको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है। यूरिक एसिड वाले लोग जिनको यूरिक एसिड की समस्या है। ठीक है। और नींबू ऊपर के छिलका के साथ लेना है आपको। अदरक आप थोड़ा सा ले सकते हैं। लहसुन 1 या 2 पीस ले सकते हैं उसके। और इन सब को मिलाकर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा साल्ट डाल सकते हैं। डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आपको इसको लेना है 2 गिलास। आप एक बार में भी ले सकते हैं या 1-1 घंटे के गैप पे भी ले सकते हैं। और उसके बाद में आप 1 कप या 2 कप आप अपनी भूख के हिसाब से, या तो अंकुरित चना कुछ ले लीजिए, अंकुरित दाल चना, आपको अगर भूख लगे तो। नहीं तो आप इसी तरह से आप इस पर रह सकते हैं। ये जो आपके पेट में जाएगा 2 गिलास, तो ये अपना काम करेगा, आपके शरीर की सफाई करेगा, आपके शरीर की डिटॉक्स करेगा, शरीर की एसिड की मात्रा को कम करेगा। नींबू से एलर्जी वाले लोग नहीं लेंगे। जिन लोगों को किसी भी चीज से, जैसे किसी को एप्पल सूट नहीं करता है तो एप्पल को निकाल देंगे। बहुत से लोगों को खीरा सूट नहीं करता है तो खीरा को निकाल देंगे। बहुत से लोगों को बीट में प्रॉब्लम है तो बीट को निकाल देंगे। ठीक है। बहुत से लोग लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को हटा देंगे। यानी जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है उस चीज को हटा देंगे, या जो चीज आपको नहीं मिल रहा है बाकी चीज की संख्या थोड़ा सा बढ़ाकर आप अपने हिसाब से पर्याप्त रूप में जूस बना लेंगे। ठीक है। आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस या नो? संतुलित आहार का लिस्ट बहुत बड़ा नहीं होता है। संतुलित आहार का मतलब होता है हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन की जरूरत होती है उससे जुड़े हुए खान पान खाना। इसमें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाने होते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के पैकेट बंद चीज होते हैं उसको नहीं खाना होता है। और इसके पहले वाले सेशन में मैंने एक पोस्ट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट था, जिसमें मैंने लिखा था कि एक मीट होता है, बीफ मीट जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक दूध होता है। इन दोनों में लौकी भी ले सकते हैं, बिल्कुल लौकी ले सकते हैं, क्यों नहीं, लौकी ले सकते हैं। सारे चीज को मिक्स कर सकते हैं, सेव के साथ में मिक्स कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा अल्कलाइन जूस बनेगा आपका। तो मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि एक दूध होता है, टमाटो भी डाल सकते हैं, बिल्कुल टमाटो डाल सकते हैं। और अगर ग्रीन टमाटो हो तो देखिए डालने के लिए बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 दिन का ही केवल मैंने ट्रीटमेंट बताया है, 3 दिन करने के लिए बताया है। तो क्या है कि बहुत ज्यादा बता देंगे, हो सकता है कल नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आपका जूस बंद हो जाए, ना बने। तो बस छोटा सा चीज, 2-4 चीज लेकर आइए और उसको जूस बनाकर आप पी लीजिए। 3 दिन जब पियेंगे ना तो इसकी ताकत का एहसास होगा आपको कि आखिर आहार, इस आहार से हमारा चिकित्सा हो सकता है। तो बिना मतलब के हम लोग दवाइयों के पीछे भाग रहे थे, डॉक्टर के पीछे भाग रहे थे। नो कॉफी और टी इन मॉर्निंग। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर बहुत से लोगों की आदत लगी हुई है और नहीं रह पा रहे हैं तो तुरंत हम हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग जागरूक होंगे उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे सेहत के लिए चाय जरूरी है, या चाय के जगह पर सुबह में एक अच्छे से ग्रीन जूस, एक अच्छे से शीशा के गिलास में पेश होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कल्चर में डेवलप होना चाहिए हमारे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खत्म कर दे रहे हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो एक ग्रीन जूस का गिलास हमारे सामने होना चाहिए। सुबह सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद 1 गिलास अगर मुझे ग्रीन जूस मिल जाए तो फिर इससे अच्छा पूरे दिन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप विश्वास करिए कि पूरे दिन में आज आपने जितना नहीं खाया होगा, मल्टीविटामिन,
मिनरल्स, कैल्शियम, खनिज, लवण, फैटी एसिड से मिला हुआ भोजन, उससे ज्यादा सुबह के 1 गिलास उस ग्रीन जूस में आपको मिल जाता है। तो सोचिए कि आपका पूरा दिन कितना अच्छा से गुजरेगा, एक्साइटमेंट होगा, चेहरे पर खुशी होगा, स्माइल होगा, आंखों में तेज होगा, है ना, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप अपने घर में कॉफी और टी की बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन कॉफी और टी से क्या नुकसान है सब लोग जानते हैं, फिर भी ले रहे हैं, तो मैं मना क्यों करूं, सब लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं जानते थे कि ग्रीन जूस से क्या बेनिफिट्स है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ग्रीन जूस 3 दिन तक लीजिए, फिर रिपीट करिएगा संडे की क्लास में। मैं इससे आगे का स्टेप बताऊंगा, इससे आगे का कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आपको आपके जीवन में रोग मुक्त जीवन जीने में सहूलियत प्रदान करे, ठीक है। दूसरी चीज है कि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था फेसबुक पेज पे कि बीफ मीट और दूध में सबसे पहले कौन पचता है। तो आप लोग में से बताइए कितने लोगों को ये पता है कि दूध में से, दूध और बीफ मीट में से, यानी मीट में से मीट जल्दी पचता है या फिर दूध जल्दी पचता है। कितने लोगों को पता है कि दूध पहले पचता है या मीट पहले पचता है, दूध पहले पचता है या मीट पहले पचता है, बताइए कितने लोगों को पता है। इस सवाल का जवाब कितने लोग देंगे। मिल्क पहले पच जाता है, मिल्क पहले पच जाता है। और बताइए सबसे पहले कौन पचता है, दूध पहले पच जाता है। और बताइए किसी क्या चीज पहले पचता है। और बताइए सर मेरे दोनों हैंड में कंपन होता है, इससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मैम, इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि जब बीमारी सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज की होती है तो उसके लिए समय भी हमें उस हिसाब से देना होता है। तो पहले आप 3 दिन इसको यूज करिए। काफी सारे लोगों ने मिल्क कहा है, अब मुझे बताइए कि कितने सारे लोग सही बोल रहे हैं, मैं कैसे मानूं। अगर 10 लोग गलत को गलत कहेंगे तो वो सही नहीं हो जाता है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर से जब आप मिलते होंगे तो डॉक्टर लोग बोलते होंगे, कि आपको दूध नहीं खाना चाहिए या दूध बंद कर दीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को बताता हूं, नहीं बता पाते हैं लोग समय के अभाव में। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है ना कि मीट और दूध में सबसे ज्यादा जो समय लेता है ना पचने में, वो दूध लेता है। जल्दी कौन पच जाता है, मीट। मीट भी जल्दी पच जाता है, जबकि वो 3 से 4 घंटे लेता है पचने में। 3 से 4 घंटे अगर पचने में लेता है तो वो जल्दी पच जाता है, लेकिन जो दूध होता है इसको पचने में 5 से 7 घंटे लग जाते हैं, 7 घंटे तक। दूसरी चीज है कि अगर हम दूध पीते हैं तो दूध को पचने में ज्यादा समय लगता है, और अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और दूध को ठीक से पचा नहीं पाता है, तो नहीं पचाने की वजह से दूध से जो गंदगी हमारे शरीर में बनती है, उस गंदगी से हमारे शरीर में एसिड का निर्माण होता है, और एसिड जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है हमें बीमार बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारी बीमारी को वो बढ़ाने में बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसी वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप पचा नहीं पा रहे हैं तो दूध को बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दूध जो होता है बहुत हार्ड सॉलिड भोजन में आता है, इसको पचाना बहुत मुश्किल होता है, समय ज्यादा लगता है, और सिंपल वे में इसको हर एक लोग आसानी से नहीं पचा पाते हैं। टोन मिल्क इज मोर बेनिफिशियल, बिल्कुल इसमें बेनिफिशियल से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बेनिफिट की बात ही नहीं है। अगर हम ग्रीन जूस लेते हैं सुबह के समय ना, तो आप अगर ग्रीन जूस लेते हैं तो ये जूस आपको 40 मिनट मैक्सिमम समय लेगा, 30 मिनट से 40-45 मिनट में ये पच जाएगा। वेरी सिंपल। आपको पास कितना भी कम पाचन तंत्र काम कर रहा होगा, खराब काम कर रहा होगा, तो भी आपका ये जूस तुरंत पचा लेगा पेट। लेकिन आप दूध पिएंगे तो आपका दूध दिन भर नहीं पचेगा और आपका पेट भारी भारी से रहेगा, आप अनईजी जैसा फील करेंगे। अब आप बताइए कि आप ये देखेंगे कि बेनिफिशियल दूध में होता है तो दूध पी लेते हैं या जूस पीना पसंद करेंगे, या कौन आपके लिए अच्छा होगा, आप बताइए। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया कि एक तरफ जूस है और एक तरफ मिल्क है। ऐसा नहीं है कि जो मिल्क में मिलता है उसी तरीके के उसके सामान्य कुछ दूसरा चीज ना मिल सकता है। इसका मतलब नाइट में मिल्क नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले, मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
तो जब जूस हमें मिल जा रहा है और जूस से भी हमें दूध के जैसा सारा विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जा रहे हैं, कैल्शियम मिनरल्स आयरन सब मिल जा रहा है, मैग्नीशियम भी मिल जा रहा है, विटामिन डी भी मिल जा रहा है, तो हमें जूस लेना चाहिए या दूध लेना चाहिए? आप मुझे बताइए, हमें जूस लेना चाहिए या दूध लेना चाहिए? तो सारे लोगों का कहना है जूस लेना चाहिए। तो इसलिए आज से वैसे लोग जिनके शरीर में गैस बनता हो, याद रखिए गैस का मतलब एसिड हो गया, एसिड बनना शुरू हो गया है, तो आपका मतलब ये है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। पहले हमें अपने पाचन तंत्र को ठीक करना होगा, और तब इस स्थिति में दूध से बनने वाली चाय भी आपके लिए नुकसान करेगा। तो आपको अगर लगता है कि आपको चाय छोड़ देनी चाहिए तो धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए और उसकी जगह पे ग्रीन जूस लेकर आइए। ग्रीन जूस लेने से, नाइट में जूस ले सकते हैं मैम, देखिए सुबह से दोपहर तक आप 3 गिलास जूस आराम से ले सकते हैं। 3 गिलास जूस लेने का मतलब कि आप दिन भर कुछ भी नहीं खाएंगे, फिर भी आपके शरीर में वो सारी चीज मिले हुए रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप हार्ड भोजन ले सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी चपाती दही सलाद सब कुछ ले सकते हैं, दोपहर में भी और शाम में भी। तो एक चीज मैंने आपको आज बताया है कि सुबह में क्या नहीं करना है, नाश्ता नहीं करना है। दूसरी चीज क्या नहीं करना है, शाम को समय जितना जल्दी हो सके खाना खा लीजिए, ताकि आपका शरीर अच्छे से सब कुछ को पचाने में काम करे और आपके शरीर को रिपेयरिंग कर सके, ठीक है। तो दूध वाले चीज को मैंने बताया है, जिन लोगों को लगे कि नहीं दूध से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, या फिर भी अगर दूध से मन नहीं मानता है छोड़ने का, तो थोड़ा सा उसकी रेसिपी कम कर दीजिए, रेशियो कम कर दीजिए, पहले जितना लेते थे उसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए। और एक सभी लोगों के लिए गुड न्यूज, इस चीज को शेयर करिएगा हर एक जगह। आप सभी लोगों को मालूम होगा हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच तैयार किए जा रहे थे। ये इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच अब पूरे भारत में पर्सनल हेल्थ कोच बनकर आप सभी लोगों को पर्सनल हैंड होल्डिंग करके आपको ये सिखाएंगे कि आपके रोग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, फोन करके उसका पिक भेजकर एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, शीट थेरेपी, रेकी, डिटॉक्स थेरेपी, इन सब चीजों को गाइड करेंगे आपको कि आपके रोग में किस तरीके से आप में काम करेगा। अगर स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, तो भी हमारे पर्सनल हेल्थ कोच आपको काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और अगर आपको गंभीर बीमारी है 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी, तो भी ये आपके सहयोग करेंगे। और हमने अभी 500 लोगों के लिए फ्री किया है, लिंक आपके कमेंट बॉक्स में मिल रहा होगा, फ्री पर्सनल हेल्थ कोच के नाम से। उस लिंक पर जाइए, पूरी डिटेल शेयर करिए अपनी, और ये डिटेल कॉन्फिडेंशियल होंगे। आप और आपके पर्सनल कोच के सिवा किसी को पता नहीं होता है। हमारे संस्थान का ये रूल है, क्योंकि मरीज एक थेरेपिस्ट से, एक चिकित्सक से वो बात शेयर करते हैं जो अपने घर परिवार के बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज होते हैं। आपके सारे जो भी परेशानी है वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, सीक्रेट रखे जाते हैं, किसी से शेयर नहीं किए जाते हैं। और आपसे मिलकर पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करके, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, फोटो के माध्यम से आपको हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। और पहले 500 लोगों तक ये फ्री है, इसलिए इस मैसेज को वहां तक पहुंचाइए, या ये लिंक को उनको तक पहुंचा दीजिए कि आपको दिक्कत है, इतने दिनों से आप परेशान हैं, आप क्या करिए, इस लिंक को भरिए, आपको फ्री में पर्सनल हेल्थ कोच मिलेंगे। दही ले सकते हैं, हाँ दही ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेकिन दही शाम को मत लीजिएगा, दही रात को मत लीजिएगा, दही को सुबह में दोपहर में ले सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। संडे के क्लास इससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होगा, क्योंकि आज मैंने केवल एक बेसिक चीज आप लोगों से शेयर किया है। अब आगे जो होगा वो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट वाइज होगा। कुछ चार्ट में आप लोगों को शेयर करूंगा कि कैसे सुबह में हम लोगों को किस तरीके के खाना लेने चाहिए, दोपहर में किस तरीके से संतुलित भोजन लेना चाहिए, शाम को किस तरीके से लेने चाहिए। और उसके बाद में मैं कुछ मरीज लोगों के लिए भी बताऊंगा कि अगर इस तरीके के मरीज हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे, ताकि उत्साह मिले, अगली बार की ट्रेनिंग के लिए तैयारी और अच्छे तरीके से हो। अभी लिंक में भेज दूंगा सभी लोगों को। अब अगर मैंने यहाँ पर एक लिंक शेयर किया है, हो सकता है आप लोगों को शो हो रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही खत्म होता है मैं आप सभी लोगों को दोबारा कर देता हूँ, ठीक है।
तो आज के सेशन का जरूर आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि 3 दिन आपके पास हैं अनुभव करने के लिए। आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके के किसी मरीज आप लोगों के साथ में, तो उनको भी ये रेसिपी बता दीजिए ताकि वो भी कर सकें और वो भी स्वस्थ रह सकें। मरीज लोगों तक ये शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उनको 500 लोगों तक फ्री पर्सनल हेल्थ कोच दिया जा रहा है। उसके बाद में ये सारे पेड हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारी संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत